Cypher apa khabar aku biar Khwaja Asif atau biar drama budget tadri tek atau biar khana सही शिराजी साहब रेडी करें। शिराजी साहब चलें सर, बिस्मिल्लाह करें सर। शुरू करें जी, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सब ख़वातीन व हज़रात को पार्लियामेंट हाउस से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे इत्तेहादी साथी सारे आपके सामने मौजूद हैं। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली बात आज यहाँ पे आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं कि फॉर्म 47 का डिफेंस मिनिस्टर जिसने रेहाना डार साहिबा से शिकस्त खाई है, उसने कल एक बयान दिया था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जाके मिलिट्री ऑपरेशन करेगा और इलाकों को टारगेट करेगा। उस शख्स को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की कि एक आज हम लोग एक घिसा पिटा अवाम दुश्मन इकोनॉमिक टेररिस्ट का, इकोनॉमिक हिटमैन का बजट आज इन्होंने पास किया। उसके ऊपर आप ये एक नया फ्रंट खोलने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो रही सही कसर तो पाकिस्तान के बजट की मईशत की उधर ही ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं याद कराता चलूँ कि अफ़गानिस्तान में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने जाके वहाँ पर शिकस्त ली है। नंबर 2 अहम पॉइंट, हमेशा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अफ़गानिस्तान हमें स्ट्रेटिजिक डेप्थ देता है, तो वो कहाँ पे गया? क्या उस वक्त की पॉलिसी गलत थी या ये पॉलिसी अभी जो ख्वाजा आसिफ जिसकी बात कर रहा है ये दुरुस्त है या गलत है? सबसे अहम पॉइंट। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ ने जिस बात के बारे में अंदिया दिया, मैं उसको चैलेंज करता हूँ ख्वाजा आसिफ को कि उसके अपने मेंबरान मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से क्या वो उस पार्टी के साथ खड़े हैं? क्या वो अज़्म इस्तेकाम के साथ या फिर वो इस ऑपरेशन के साथ जो ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में जाके ये करेगा, क्या उसके साथ खड़े हैं? और उसका जवाब मैं कहता हूँ कि नहीं, वहाँ पे भी दरारें हैं। यहाँ पे हम लोगों ने, केपी ने, हम सारों ने, जरताज गुल साहब हैं, इनके अपने घराने में इनके भाई की इनकी शादी हुई हैं, मेरे फूफीजाद भाई ने, उनकी शहादत हुई थी। हमने अपने साथियों को, 90,000 से ज़्यादा साथियों को, रिश्तेदारों को, दिल के टुकड़ों को उनकी तदफीन की है। हम लोग किसी और की जंग में नहीं धकेला जाना चाहते। चौथी अहम बात कि या ख्वाजा आसिफ को इतना ही शौक़ है ऑपरेशंस का, तो याद रखें कि हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फाइनेंस कर रहा है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी कई असैसिनेशंस अटेम्प्ट्स भी और फिज़िकल असैसिनेशंस, लोगों को मारा भी है भारत ने, हिंदुस्तान ने। तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ में या दमखम है तो फिर वो ऑपरेशन हिंदुस्तान के अंदर भी करे, फिर वहाँ पे भी बातचीत करे। वहाँ पे क्यों नहीं करता? वहाँ पे क्यों नहीं बात ये करता कि हम लोग जाके हिंदुस्तान के अंदर या कैंप्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको हम लोग उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ क्यों या ईरान के ख़िलाफ़ हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमें अपने दोस्ताना ममालिक के साथ अच्छे रवाबित रखने चाहिए। ये हमारे करीबी दोस्त हैं, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। अफ़गान लोग, उनकी अभी क्रिकेट टीम ने, उनको भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल से मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने, वो यहाँ पे रेफ्यूजीज़ भी ने और उनको हमने देखभाल की है। हमारे आना जाना है वहाँ पे। इसी तरह हमारा बरादर मुल्क ईरान है, इसी तरह चीन के साथ है। चीन ने भी इनको सुर्ख झंडी दिखाई कि आपने अपनी सिक्योरिटी या ठीक नहीं की तो CPEC प्रोजेक्ट वो ख़तरे में पड़ जाएगा। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि CPEC प्रोजेक्ट का या किसी भी और इन्वेस्टमेंट का बैरून मुल्क सरमायाकारी आने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि मुल्क में आपके रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जिस मुल्क में आज़ादाना अदालतें फ़ैसले करें वही फलता है फूलता है, ना कि वहाँ पे जहाँ पे एजेंसीज़ के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग जाके और जजों को ज़द-ओ-कौब करें और उन पे तशद्दुद उनके रिश्तेदारों पे करें, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं।
ये तो रह गई एक बात। दूसरी अहम बात आपकी आ गई टॉपिक पे, वो है आपका इन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश की है यूनाइटेड स्टेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। ये रेजोल्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक या किसी भी ऑपोजिशन रुकन या शख्स को नहीं दिखाई गई। ये इन्होंने छुपा के रखी थी और अचानक इन्होंने पढ़ी, और हम लोग स्पीकर के एटीट्यूड के ख़िलाफ़, उसके रवैये के ख़िलाफ़ हम लोग उसको शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। हुकूमत को फॉर्म 47 की हुकूमत हो, जैसा फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, उनको अपोजिशन, और इतनी बड़ी अपोजिशन को 3 करोड़ लोगों की हम लोग यहाँ पे कौमी असम्बली में नुमाइंदगी करते हैं, हमें एतमाद में लेना चाहिए था, पर उन्होंने डर के मारे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि फिर सवाल उठते इन पे, उंगलियां उठती इस फॉर्म 47 हुकूमत पे कि साइफर का जो केस है वो भी इनके सामने खुलता, और उसके साथ साथ जो जनरल बाजवा ने डील इनके साथ की थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ, वो भी आड़े आती है और वो भी सामने आती है, उस पर भी हम लोग बात करते। तो डर के मारे इन्होंने वो सारी चीज़ें सामने रखी नहीं। आखिरी बात मैं करूँ, आखिरी 2 बातें, और फिर मैं बैरिस्टर गौर साहब अपने साथियों को रिक्वेस्ट करूँगा। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे चौधरी एजाज साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारी सनम जावेद साहिबा और अलिया हमजा साहिबा, ये सब के सब जेल में हैं। इनके खिलाफ, सनम जावेद साहिबा और आलिया हमजा साहिबा के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद और 45 डिग्री में उनको प्रिजन वैन में 10-10 घंटे बिठाया जाता है। आपको ये भी बताता चलूँ, आलिया हमजा साहिबा की 17 साला बेटियों के मोबाइल फ़ोन छीने गए, उनके ख़ानदान के फ़ोन छीने गए, उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया गया, उनके फ़ोन से डेटा लिया गया, उनके ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल हो रहा है। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। ये कोई किसी किस्म का महज़ब माशरा नहीं करता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि मेरे अजीम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को भी जो सहूलियात उनको एलोकेटेड होनी चाहिए, जो उनका राइट है, वो उनको नहीं मिल रहा। ना उनका पंखा है, उनको एक डेथ सेल में रखा गया है। इसी तरह बुशरा बीबी के हालात यही हैं, उनको एक छोटे से कमरे में, कोठरी में रखा गया है। इसको हम लोग शदीद अल्फाज में कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जिस वक्त और शहबाज शरीफ जिस वक्त जेल में थे, उनके पास एयर कंडीशनर्स भी थे, चलने के लिए सैन भी था, रोज़ाना लोग आके मिलते थे, उनके खाने लगे थे, बूफे लगा होता था। इन सारी चीज़ों को हम लोग कंडेम करते हैं। और आखिर में जो बजट पास किया, ये बजट पाकिस्तान की अवाम के ख़िलाफ़ एक ड्रोन अटैक है, ये इकनॉमिक टेररिज्म है, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है, और ये बजट इकनॉमिक हिटमैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाया। बहुत शुक्रिया। ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि जमहूरियत में अपोजिशन का सबसे बड़ा रोल होता है, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे किसी को टाइम मिले ना मिले, अपोजिशन लीडर को हर सूरत टाइम मिलना चाहिए होता है। ये ऐसी हुकूमत है, इनमें आदमी बर्दाश्त नहीं है, इसमें जमहूरियत नहीं है। ये जमहूरियत में अपोजिशन के किरदार को नहीं सराहते, न ही उनको इनका पता है कि अपोजिशन होती क्या है, क्योंकि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। यही रीज़न है कि आज पंजाब में हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन से असम्बली पे बोलने और हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना जो उसका फ़र्ज़ है, जो उसकी ज़िम्मेदारी है, उस पे ना सिर्फ उससे गाड़ी ली गई, बददफ्तर और उसका स्टाफ ले गया, इसलिए हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इसी तरह हमें जो असम्बली पे बोलने का मौका नहीं मिलता, इसकी भी हम मज़म्मत करते हैं। पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ ने, जिसको हमने ये पॉइंट आउट कराया था कि आपने कभी भी पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया, आप पार्लियामान से बालातर होकर के अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्टेटमेंट देते हैं। आपने इस किस्म की स्टेटमेंट सऊदी के बारे में दी है, आपने स्टेटमेंट से ईरान के बारे में भी दिया है, आपने कभी भी किसी को इत्मीनान में नहीं लिया। इस वक्त आज भी असम्बली में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर
जो खुद साख्ता डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि ना उसके रूल्स में ऐसे प्रोविज़न मौजूद है और ना आइन में ऐसा प्रोविज़न मौजूद है, लेकिन बहरहाल वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ ने जवाब नहीं दे सका कि उसने स्टेटमेंट क्या दी, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसने वो स्टेटमेंट दी जो उसने इंटरव्यू दिया था, उसके बराक्स स्टेटमेंट दी है। उसमें तजाद भी पाया जाता है, लेकिन उसकी हम मजम्मत करते हैं कि उसने हमें जो लफ्ज़ बोला, हमें तशबिया दिया उसने टेररिस्ट से, उस अल्फाज की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इसके जवाब में न बोलने पर स्पीकर से हमारा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। ये हम पहले भी स्पीकर के ऑफिस में लेके आ चुके हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर के नोटिस में लेके आ चुके हैं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस बने, आप पार्टी के वर्कर ना बने। इसके साथ इस बात का भी हम ज़रूर ज़िक्र करें कि जो रिजोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रिजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। आज पार्लियामान में इन्होंने जो रिजोल्यूशन पास करवाया, यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के रिजोल्यूशन में पाकिस्तान के बारे में 14 पॉइंट्स लिखे गए हैं कि इन द लाइट्स ऑफ इन 14 पॉइंट्स हम ये रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। इस हुकूमत ने उनमें से किसी एक को भी डिनाई नहीं किया कि उस रिजोल्यूशन में जो अल्फाज लिखे हैं कि ये सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं थी। उस रिजोल्यूशन में 5 पॉइंट्स के साथ जो रिजॉल्व हुआ है हाउस ने, वो 6 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, हम पाकिस्तान में बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम पाकिस्तान में चाहते हैं कि बुनियादी हकूक़ के साथ सिविल सुप्रीमेसी हो। इनमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कोई ये डिनाई कर सकता है कि हम उसके साथ इख्तिलाफ़ करेंगे। दूसरी बात ये कि वो रिजोल्यूशन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने पास किया है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस रेजोल्यूशन को 30 नवंबर 2023 को हाउस में प्रेजेंट कर दिया था। ये वही रिजोल्यूशन है जो 25 जून 2024 को पास हुआ है। वो जॉर्जिया से मैकॉर्मिक कांग्रेसमैन ने प्रेजेंट कर दिया था। 103 कांग्रेस में मेंबरान साहिबान ने उसको को स्पॉन्सर किया था। जब उस वक्त वोट के लिए पुट हुआ 368 उर्दू में जो भी 368 मेंबरान ने उसके हक में दिया, सारे डेमोक्रेट्स ने उसमें हक में दिया, और साथ के अलावा सारे रिपब्लिकन ने उसके हक में दिया, और इसी तरह 98% वोट के साथ वो रिजोल्यूशन अप्रूव हुआ है। मैं इस हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मैं लॉ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में एक रिजोल्यूशन दिखाए कि किसी मुल्क के एक ईवान ने कभी भी किसी ईवान के ख़िलाफ़ रिजोल्यूशन पास किया हो। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, हुकूमत एग्जीक्यूटिव जो बाइडन की हुकूमत है वो अलग है। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने, इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। बट मैं हुकूमत को चैलेंज करके कहता हूँ, मुझे फ़कत एक रिजोल्यूशन ऐसा बताएं कि कभी किसी एक ईवान के लेजिस्लेशन के ख़िलाफ़ या रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ किसी हुकूमत ने रिजोल्यूशन स्पॉन्सर करके अपनी असम्बली से पास करवाया हो। ना आपने फैक्ट्स डिनाई किए, ना आपने किसी को फैक्ट्स किया है, ना आपने इस बात का किया है कि क्यों करना हो। अमेरिका ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 368 मेंबरान ये कह रहे हैं क्यों ना हो इनकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी, जो कि ऑलरेडी हो रही है, और यही हम कह रहे थे कि ये इंक्वायरी होगी तो इलेक्शन कमीशन ही ने करना है। इलेक्शन कमीशन के सारे पिटिशनर पड़े हैं और उसी से तो आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाहते। आज जो आपने लॉ पास किया, उस लॉ में आपने क्यों कर अमेंडमेंट की? लॉ यही था कि हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस इसकी इंक्वायरी करेंगे, इनके ऑब्जेक्शन को देखेंगे। आज आपने उसमें तरमीम कर ली है कि नहीं, रिटायर जज साहिबान वो इसमें भी ट्राइब्यूनल में हो सकते हैं। तो आखिर आपको ये पर्दादारी किस चीज़ की है? इसलिए हम इसके प्रोसेस की, इसके उजलत में आगे प्रेजेंट करने की, ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। असम्बली के रूल जो आज उन्होंने
सस्पेंड किए, इसकी भी मजम्मत करते हैं। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके, हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। हम कहते हैं ये जमहूरियत के रूह के मुनाफी है। सॉरी जी प्लीज़। बात करें पार्लियामेंट्री लीडर ज़रदाद गुल साहब। बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 मिनट की मुख्तसर मैंने बात करनी है कि ये जो ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है अफ़गानिस्तान के लिए कि वो वहाँ जाके स्ट्राइक करेंगे, आप मीडिया की मेहरबानी, मैं हमेशा आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि पार्लियामान में हमारी बात बीप की जाती है या हमें फ्लोर नहीं दिया जाता। आप हमारी बात करोड़ों लोगों तक पहुँचाते हैं। ये बड़ी सेंसिटिव बात है, ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि क्या एक ही स्टेटमेंट के साथ डिफेंस मिनिस्टर ने पीडीएम का एजेंडा है, क्या उन्होंने इंडिया को दोस्त करार दे दिया है और क्या उन्होंने अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मेजर शिफ्ट है पॉलिसी की, जिससे अवाम को नहीं बताया जा रहा है, जिससे अपोजिशन को नहीं बताया जा रहा है कि दोस्त इस वक्त कौन है आपका, दुश्मन आपका कौन है। दूसरा, जिस तरह के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि उनकी कोई साइको एवेल्यूएशन होनी चाहिए, उनकी जहनी तवाज़ुन से, उनकी सोच से, उनकी ज़बान से। जिस तरीके से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर कदगन लगाई जाती है कि ये दहशतगर्द हैं, मेरा ख्याल है कि इनकी कोई एवेल्यूएशन होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सियासत करने के काबिल नहीं है, ये ईवान में आने के काबिल नहीं है। आखिरी बात करना चाहती हूँ, कल जिस उसका इद्दत केस का एक फ़ैसला हुआ है जिसमें सज़ा को सस्पेंड नहीं किया गया। मेरा पहले स्टेटमेंट पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की तरफ से, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस वक्त पीटीआई को या एसआईसी को या फिर चूंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ साथी हूँ, मैं इसलिए बुशरा बीबी के साथ हूँ, नहीं, मैं इस खातून, क्योंकि मैं अपने हलके में जाती हूँ, मैं ख़वातीन में जाती हूँ और मेरा अपना वोट बैंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से ख़वातीन का है। मेरा वोट बैंक और सपोर्ट ख़वातीन की है। हर खातून, चाहे वो घर में बैठी हुई हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो खातून जो है वो कोई जॉब करती हो, सब ने मुझे ये पैगाम दिया है कि आपने बुशरा बीबी को कहना है कि हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे। तमाम ख़वातीन की, पाकिस्तान की ख़वातीन की ये तज़लील हुई है कि आप किसी खातून, बापर्दा खातून को आप निकाह की सज़ा दे दें। फिर मेरा पीडीएम की हुकूमत से सवाल है कि अगर आपने इद्दत के अंदर ये गलाजत वाला केस कर ही दिया है तो ये कौन सा कानून के अंदर है कि आप उनको निकाह के केस के अंदर आप दहशतगर्दी के डेथ सेल के अंदर रखें? ये बिल्कुल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। आज आपने इमरान खान का मुकाबला न करके, उनकी सियासी उसके ऊपर आप नहीं मुकाबला कर सकते, तो अपने ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कदगन लगाइए। कल को कोई भी काज़िब शख्स, कल भी कोई भी झूठा शख्स अपनी किसी जो जिसके साथ उनकी डाइवोर्स हुई है किसी खातून के ऊपर सवाल खड़ा कर देगा, तो तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन इस बात से अफेंड हुई हैं, तमाम बुशरा बीबी साहिबा के साथ खड़ी हैं। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज आपने हमारे साथ मिलकर ये आवाज़ उठाई ना है, तो मैं आपको बता रही हूँ कल को किसी भी शख्स इज़्ज़तदार बंदे के ऊपर इस तरीके से कदगन लगाई जाएगी। शुक्रिया। अब मेरे ख्याल में आपसे वकास साहब बात करेंगे। थैंक यू जी। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के हवाले से आज जो कुछ पंजाब में हुआ है, जो अदम बर्दाश्त की एक वाज़े बेशरम किस्म की एक डिस्प्ले हुआ है पंजाब में, जिसमें अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ख़ान भच्चर साहब, जिन्होंने लीड किया एहतजाज को ड्यूरिंग दी चीफ मिनिस्टर स्पीच, उनसे तमाम मराहत वापस ले ली गई, उनके ऑफिस का पूरा स्टाफ वापस ले लिया गया पंजाब में, उनकी गाड़ी वापस ले ली गई। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हुई, हमारे जिन MPs ने एहतजाज किया उनमें हमारे 11 से 15 लोगों को, मेरे पास ये फिक्र आया है, उनको अगले 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया है और असेंबली प्रेमिसेस में दाखिले के लिए रोका गया है। एक तरफ तो यहाँ आके वज़ीर आज़म जो हैं वो अपोजिशन लीडर्स को मुज़ाकरात की बात करते हैं, यूनाइट होने की बात करते हैं, मुल्क के मसाइल हल करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आप अंदाज़ा कर लें कि हम पंजाब में PTI के वोटर किस फस्तायत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आम वर्कर की ज़िंदगी के बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ, आम वोटर और वर्कर के साथ तो जो हशर हो रहा है वो बताने का नहीं है। रोज़ FIRs हो रही हैं। यहाँ इतने हाईएस्ट फोरम में असेंबली के अंदर
वो अपोजिशन लीडर की गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सके। MPA जिसमें राना शहबाज, जिसमें शेख इम्तियाज, जिसमें उसामा गुज्जर, जिसमें मियाँ आतिफ, ये सब वो लोग हैं जिन्हें कहा गया कि अगले 15 दिन के लिए वो असेंबली प्रेमिसेस में नहीं आ सकते। हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आज के इस एक्ट ने चीफ मिनिस्टर का वो जो एक चेहरा है वो सबके सामने, जो हम बार बार बेनकाब करते रहे हैं, वो आज बिल्कुल खोल के सामने रख दिया है। इस पस्तायत से हुकूमतें चलती नहीं हैं। ये याद रखिएगा कि क्या एक गाड़ी वापस ले लेने से, क्या स्टाफ वापस ले लेने से आप इमरान खान के चाहने वालों की आवाज रोक सकते हैं? आप नहीं रोक सकते हैं। जिन्होंने रूपोशियों के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने बगैर जलसों के इलेक्शन लड़े हैं, जिन्होंने बगैर कैंपेन के असेंबली की रुकनीयतें जो हैं वो सिक्योर की हैं, आप ये समझते हैं कि आज आप ये चीजें वापस ले लेंगे तो वो इमरान खान के हक में बात करना बंद कर देंगे? ऐसे नहीं होगा। ये इनकलाब पंजाब से ऐसे निकलेगा कि हर चीज को बहा के ले जाएगा। मैं बस यहां पर बात खत्म करता हूं और एक जुमला ब्रिटिश हाई कमिश्नर से लेके अमेरिकन कांग्रेस तक मैं इस फसाई हुकूमत से पूछता हूं, किस किस ਨੂੰ रोकोगे तो कितों तक रोकोगे? ये जड़ा फ्रॉड और डाका तुसी मारिया जे, तुहानू लग पता जाएगा। एक एक बच्चा दुनिया में कहेगा कि तुम फ्रॉड हो, तुम जाली हो और तुम यहां नहीं रह सकते हो। 147 वेरी गुड। एक क्वेश्चन। वज़ीर दफ़ा कितना एक आज़ाद है, हम सब जानते हैं कि वो कितना खुद अपनी तरफ से बोलता है या अपनी हुकूमत की तरफ से। यहाँ पर असल जो फैसला साज अफगानिस्तान के बारे में फैसला कर चुके हैं, उनके बारे में डिबेट नहीं की जा रही है अपोजिशन की तरफ से, क्योंकि वज़ीर दफ़ा तो हर दौर में मौजूद होते हैं, तो उनको पूछा जाना चाहिए कि पार्लियामान में लाया जाना चाहिए कि अफगानिस्तान के मुताबिक। बहुत अच्छा सवाल है शिराजी साहब। सबसे पहली बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर फॉर्म 40 सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर, ये जाली डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। रेहाना डार साहिबा से हार के इसको ओवरनाइट बनाया गया 80,000 वोटों से। नंबर एक तो इसकी स्टैंडिंग नहीं है। दूसरी अहम बात, या गवर्नमेंट, ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट फॉर्म 47 की इन्होंने इतना मेजर स्टेप उठाना है या पख्तूनों के खिलाफ इन्होंने बदला लेना है कि क्योंकि पख्तून इलाका जो है उन्होंने इनको कुछ नहीं दिया, तो लिहाजा मुस्तरद किया। आपका बलोचिस्तान ने भी मुस्तरद किया, KP ने भी बुरी तरह मुस्तरद किया। मेरा ख्याल है वो उसी सिलसिले की कड़ी है, क्योंकि पख्तून उस बॉर्डर पार भी हैं। सो लिहाजा मेरा ख्याल है ये ख्वाजा आसिफ का अंदर का वो जो गुस्सा है, हम गुस्सा है, वो सामने आ रहा है और ये इस तरह की बढ़के और ये स्टेटमेंट बना रहे हैं। एक सेकंड जी, दूसरी अहम बात जो आपने बात की है, जिस वक्त आपने मैंने शुरू में ही बात की है, पाकिस्तान की पॉलिसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की रही है, बड़ी अच्छी बात है। हमें बताया जाए इन कैमरा ब्रीफिंग में, पार्लियामान यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ बन गई हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की यहाँ पे इन कैमरा ब्रीफिंग्स पहले आई हैं, अस्करी क़यादत आए, इंटेलिजेंस के लोग आए और बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका असेसमेंट क्या है। क्योंकि एक चीज़ मैं बात कर दूं, एक कहावत है, वॉर इज़ टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स अलोन। ये बात जहन में रखिएगा। हम लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और हम लोग आंसर्स डिमांड करेंगे और हम लोग लेंगे, और ये तकड़ी ऑपोजिशन है और आपने इसका देख भी लिया। बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि ये जो रेजोल्यूशन, क्या जो PTI है वो मासूम है या लाइव? क्योंकि मीडिया में तो ये रिपोर्ट हो चुका था कि आज हुकूमत एक रेजोल्यूशन लेके आ रही है। पूरा दिन आपने बड़ा अच्छा मौका दिया वो बजट मंजूर करने और वहाँ पर कोई एहतजाज आपका सामने नहीं आया। जब रेजोल्यूशन आई तो आपका एहतजाज सामने। बड़ा अच्छा सवाल। ये फरमाइएगा कि बजट डॉक्यूमेंट्स आपको भी पूरे मिले हैं या नहीं? दो बड़े इंपॉर्टेंट, दूसरा सवाल पहला और फिर सेकंड सवाल। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए, पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए, सप्लीमेंट्री एजेंडा लाए हैं। और दूसरा आपका पहला सवाल का जवाब, जब तक हमारे सामने गवर्नमेंट के लोग, सो कॉल्ड गवर्नमेंट के लोग हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे रेजोल्यूशन, हम तो जाके उनसे नहीं कहेंगे कि जी हमें दें। वहाँ पे उन्होंने पढ़ना शुरू किया और हमने कहा कि ख्वाजा आसिफ, आप खुद साथी देख रहे थे, इस चीज़ के गवाह हैं कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ ने अपना बेहुदा स्टेटमेंट वहाँ पे दी, तो मैं यहाँ पे ये बात करूँगा कि ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने फ़ौज के जवानों के बारे में, फ़ौज के जर्नैलों के बारे में इसने ये कहा, मेरी पाक फ़ौज के बारे में इसने कहा कि ये खुदा न खास्ता अवाम का खून और
उनका गोश्त नोचते हैं, तो ये ख्वाजा आसिफ पहले बात करे कि ये किसके बारे में बात करता है। इसके ये कहीं पे फौजी फंक्शन में जाता है, लोग इसको सल्यूट करने से गुरेज करते हैं। इसकी तो ये हालात है वहाँ पे फौज पाकिस्तान के अंदर, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ना पहले थी ना आज है, क्योंकि लोगों की इसकी असलियत का पता है। मैं ऑपोजिशन की बात में ऐड करूं, पार्लिमानी रवायात का तकाजा ये है जब आप कोई रेजोल्यूशन लेके आए आप उस पर कंसेंसस बिल्ड करते हैं। इनका काम ये था कि ये ऑपोजिशन लीडर के पास आते, ये ऑपोजिशन अरकान के पास आते, उनको बताते कि हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसकी कॉपी फराहम करते, उसके बाद टेबल करते। इनका तरीकाकार ये है कि इन्होंने चोर दरवाजे से, हुकूमत भी चोर दरवाजे से ली और रेजोल्यूशन भी चोर दरवाजे से पूरी करने की कोशिश। अता तारर उधर आया जिस वक्त हम लोग मुजाहरा कर रहे थे, मैंने कहा वापस अपनी बेंचों में जाओ, गेट बैक, क्योंकि वो लोग, और मैंने कहा उसे, मैंने कहा तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग झूठे हो। ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत की अफगान पॉलिसी में वाज़ेह फर्क क्या है, और अगर ये ऑपरेशन होता है तो तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या होगा? दूसरा, आपका सेक्रेटरी जनरल के अहदे से स्टेप डाउन करने को पार्टी खिलाफत का भी रंग दिया जा रहा है, क्या ऐसी कोई बात है? टिकर खान साहब बहुत शुक्रिया। आपका सेकंड क्वेश्चन मैं पहले लूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल, मैं अपने अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मशकूर हूँ। मैं पार्टी का एडिशनल सेक्रेटरी जनरल था और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ही मुझे नॉमिनेट किया एज सेक्रेटरी जनरल। उसके बाद हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, हमारा पैनल कामयाब हुआ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मेरे सारे इत्तेहादी साथियों ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन यहाँ पे नॉमिनेट किया। और यहाँ पे आप पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स, आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री जो लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली का होता है उस पर वर्क प्रेशर कितना होता है, हर वक्त यहाँ पे मौजूद होता है। और हमारी कमेटीज़ अभी बन गई हैं, हमने इफ़ेक्टिव रोल पार्लियामेंट के अंदर और कमेटीज़ में मौसर रोल अदा करना है। उसके लिए ज़रूरी, और उसके साथ साथ मेरे ख़िलाफ़ जो केसेस बने हुए हैं पूरे मुल्क में, हर जगह पर मुझे वहाँ पे हाज़िरी देनी पड़ती है। कत्ल से लेके आपके मोटरसाइकिल चोरी, 780A, दहशत गर्दी, अगवा बराए तावान, पुलिस का यूनिफॉर्म चोरी करना, पुलिस के डंडे चोरी करना, पुलिस की लाठियां चोरी करना, मोबाइल फ़ोन चोरी करना, ये सारे के सारे इल्ज़ामात लगे हुए हैं। उनका हमें दिफा करना पड़ता है, सारा दिन अदालतों में लग जाता है। लिहाजा मैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि एज बैसियत एक शख्स जो कि पूरी कमिटमेंट के साथ पार्टी के साथ मुंसलिक है, मैं अपना पूरा टाइम सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन के लिए नहीं दे पा रहा था। और मैंने अपने अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त की और उनका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी रेजिग्नेशन कबूल की। पूरा फोकस पार्टी के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंशाअल्लाह ताला वक़फ़ होगा। आपका दूसरा, आपका सवाल जो था अफ़गानिस्तान के हवाले से कि पॉलिसी में हमारा कोई शिफ्ट है, सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद काबुल गए थे, उन्होंने वहाँ पे बातचीत की थी। वहाँ पे जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने पहल की, वहाँ पे गए, मुल्क में अमन लाए। और आप देख लें कि पाकिस्तान ने तरक्की उसके बाद किस तरह की, क्योंकि मुल्क के अंदर अमन है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बहुत तवील बॉर्डर है, हमारा ईरान के साथ बहुत तवील बॉर्डर है। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि हम लोग अपना ईस्टर्न फ्रंट हिंदुस्तान के साथ भी इग्नाइट किया हुआ हो और हमारा वेस्टर्न बॉर्डर भी, वो भी हमने इग्नाइट किया हो, तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? बहुत शुक्रिया।